नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई कार्रवाई। सपा में क्रॉस वोटिंग पर शिवपाल यादव बोले, मेरी चिट्ठी पर सच्चे समाजवादियों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। दिल्ली में बारिश ने दी गर्मी से राहत, रिमझिम फुहारों ने सुहाना किया मौसम। दिग्विजय सिंह ने लिखा सीएम शिवराज को पत्र, किसानों के साथ न्याय कराने की मांग। और योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया 3% का इजाफा, 1 जनवरी 2022 से होगा लागू। पश्चिम बंगाल के एसएससी भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने शुक्रवार को 2 मंत्रियों समेत करीब 1 दर्जन लोगों के घरों पर एक साथ छापेमारी की है और इस दौरान ईडी ने भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रकम कहां से बरामद की गई है। आपको बता दें कि ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ ही उनकी करीबी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। वहीं ईडी के अधिकारियों ने यहां पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर छापा मारा और शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में उनसे घंटों पूछताछ की। ईडी की टीम अभी भी कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्थ चटर्जी और अर्पिता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दोनों को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। जानकारी मिल रही है कि पार्थ चटर्जी की तबीयत खराब है और उनका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं कूच बिहार जिले में एक अन्य मंत्री परेश अधिकारी के घर का भी जो है दौरा ईडी ने किया और उनके परिवार के सदस्यों से बात भी की है। मंत्री परेश अधिकारी इस समय कोलकाता में है और इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा जो है आयोग के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणम गांगुली और 9 अन्य लोगों के घरों पर एक साथ छापे भी मारे। विपक्षी दलों की एकता बनाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उनके चाचा शिवपाल यादव से जो है फिर से मतभेद की खबरें मीडिया के सामने आई। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सपा में क्रॉस वोटिंग उनकी चिट्ठी के कारण हुई है। शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी चिट्ठी के असर के चलते सपा में क्रॉस वोटिंग की गई है। मेरी चिट्ठी के कारण ही सच्चे समाजवादियों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव पर यशवंत सिन्हा के पुराने बयान को लेकर शिवपाल ने सपा विधायकों को चिट्ठी लिखी थी और उनसे अपील की थी कि वह यशवंत सिन्हा को वोट न दे। शिवपाल ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई भी दी है और कहा है कि समय लेकर उनसे मिलने भी जाऊंगा। शिवपाल ने अपने बयान में कहा कि आदिवासी समाज की प्रथम महिला प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में सशक्त व सर्वसमावेशी भारत का स्वप्न पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं। एक तरफ शिवपाल यादव तो दूसरी तरफ सुभाषपा के ओपी राजभर के रुख से लगता है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है और इसको लेकर पूछे गए सवाल पर शिवपाल ने कहा कि उन्हें सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र दिया होगा, वही सरकार को जरूरी लगा होगा, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी गई है। राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की फुहारों से दिल्ली का मिजाज जो है बदल गया है और मौसम खुशनुमा हो गया है। कई इलाकों में हल्की तो कई जगह मध्यम वर्षा ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। आपको बता दें कि बारिश का यह सिलसिला शुक्रवार से ही शुरू हो गया था। शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन उमस लगातार बनी हुई थी। लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल गई है। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में दिन जो है उमस के बाद दोपहर के बाद मौसम बदलने लगा था। अचानक काले जो है बादल छा गए और बारिश होने लगी थी। यह बारिश रुक रुक कर अभी भी हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पूर्वानुमान जताया है कि अगले 24 घंटे में भी बादल छाए रहने के साथ
हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए भी बारिश की संभावना जताई है। कल तो 1 घंटे के भीतर ही दिल्ली में 3.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। साथ ही दिल्ली में अभी तक जुलाई में 220 मिमी बारिश से अधिक दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर जुलाई में दिल्ली में 210.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की जाती है और ऐसे में दिल्ली में इस समय बारिश का पूरा कोटा हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर एक बार सीएम शिवराज को पत्र लिखा है और इस बार पत्र में उन्होंने किसानों के साथ न्याय करने की मांग की है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में दिग्विजय सिंह ने अनुरोध किया है कि प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों से उनके पास बची शेष फसल समर्थन मूल्य पर 1 सप्ताह की समय सीमा में खरीद कर तत्काल भुगतान कराया जाए तथा जिन लघु और मध्यम किसानों ने कर चुकाने के लिए बहुत कम कीमत पर मंडी में मूंग बेची है उन्हें भावांतर योजना के तहत अंतर की राशि दी जाकर न्याय किया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने पत्र में सीएम पर कई निशाने भी साधे हैं। उन्होंने यह तक कहा कि आपके प्रयास किसानों के जले पर नमक छिड़कने का प्रयास है। उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया कि किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं दिलाया जा रहा है। किसान परेशान है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह अक्सर पत्र लिखकर अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 3% का इजाफा किया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से भत्ते और महंगाई राहत की दर को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया है। इससे राज्य के 22 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर को लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारियों का 3% डीए में इजाफे के बाद हर महीने 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ वो राज्य सरकार पर आ जाएगा। योगी सरकार के फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों को अगस्त से 3% की बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यानी अगस्त महीने के वेतन में राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन आएगा। दरअसल केंद्र सरकार के डीए बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार पर भी इसे बढ़ाने के लिए दबाव था, लिहाजा सरकार ने अब इसका ऐलान किया है। वित्त विभाग ने वित्त मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ी हुई दर पर डीए और डीआर के भुगतान की मंजूरी के लिए फाइल भेजी थी, जिस पर अब सरकार ने फैसला लिया है। राज्य में सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनर के डीए में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीने से प्रभावी है। केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2022 से 31 की जगह अब 34% की दर से डीए देने का फैसला किया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई कार्रवाई। सपा में क्रॉस वोटिंग पर शिवपाल यादव बोले, मेरी चिट्ठी पर सच्चे समाजवादियों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। दिल्ली में बारिश ने दी गर्मी से राहत। रिमझिम फुहारों ने सुहाना किया मौसम। दिग्विजय सिंह ने लिखा सीएम शिवराज को पत्र, किसानों के साथ न्याय कराने की मांग। और योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया 3% का इजाफा। 1 जनवरी 2022 से होगा लागू। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा। हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बाराबंकी एम्बुलेंस कांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आज मुख्तार अंसारी की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले मई में मुख्तार के साले की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। उसने अपनी याचिका में दलील दी थी कि रिश्तेदार होने की वजह से उसे झूठा फंसाया जा रहा है। मुख्तार फिलहाल यूपी में बंद है और मुख्तार पर नजर रखने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि मुख्तार ने जेल में रहते हुए प्रयागराज के सेल्समैन से सिम कार्ड खरीदा था। मुख्तार अंसारी और 12 साथियों पर बाराबंकी एम्बुलेंस कांड को लेकर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया था। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मुख्तार पर आरोप है कि उसने फर्जी पते पर एम्बुलेंस रजिस्टर कराया था और उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल पंजाब की कोर्ट में पेशी के दौरान करता था। मुख्तार पर बाराबंकी पुलिस ने केस दर्ज करा था। वही यह मामला 2021 में तब सामने आया था जब बीजेपी की तत्कालीन विधायक अलका राय ने एम्बुलेंस के तस्वीर ट्वीट की थी और जिसका इस्तेमाल मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में पेशी के लिए किया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। पुलिस को हत्याकांड में शामिल फरार शूटर दीपक मुंडी को लेकर बड़े सुराग हाथ लगे हैं और इसके बाद पंजाब पुलिस सूबे के 6 जिलों में मुंडी की गिरफ्तारी को लेकर छापे मार रही है। मूसेवाला की हत्या के मामले में जांच कर रही पंजाब पुलिस के सामने कुछ ऐसे तथ्य आए हैं जिनसे शूटर दीपक मुंडी का सीधा संपर्क है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान नई बात यह भी सामने आ रही है कि शूटर और गैंगस्टर दीपक मुंडी जगरूप, रूपा और मनप्रीत मन्नू के साथ तरनतारन में ही था। वे तीनों जुलाई के पहले सप्ताह तक पंजाब में साथ घूम रहे थे। पुलिस को यह भी पता लगा है कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 अन्य गुर्गे भी तीनों के साथ थे। फरार दीपक मुंडी आज जुलाई के आसपास तरनतारन में सबसे अलग हो गया। हालांकि इसके अलावा भी कुछ अहम सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं जिनका खुलासा पुलिस अधिकारियों ने अभी नहीं किया है। पुलिस सिर्फ उन्हीं सुरागों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। साथ ही पुलिस अब शूटर दीपक मुंडी की तलाश में विभिन्न जगहों पर छापे भी मार रही है। मूसेवाला हत्याकांड में अब तक 3 शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 पुलिस मुठभेड़ में मारे भी जा चुके हैं। सेना में भर्ती के लिए देश भर में आयोजित हो रहे अग्निवीर रिक्रूटमेंट एग्जाम की शुरुआत कल से हो रही है। इसी के तहत कल यानी कि 24 जुलाई को रविवार के दिन कानपुर में विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां अंतिम चरण भी पार कर चुकी हैं और कल से पूरी व्यवस्थाओं के बीच परीक्षा आयोजित होगी। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने तैयारियों का जायजा भी लिया है और परीक्षा के आयोजन में किसी प्रकार की समस्या ना आए इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है। कानपुर में अग्निवीर परीक्षा के लिए अलग अलग स्थानों पर कुल 17 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा ऑनलाइन होगी और इस बाबत सभी इंतजाम कर लिए गए। यही नहीं, परीक्षा केंद्र के अंदर की पूरी जिम्मेदारी एयरफोर्स ने संभाली है। हर एग्जाम सेंटर में करीब 625 कैंडिडेट परीक्षा देंगे। अग्निवीर रिक्रूटमेंट एग्जाम की शुरुआत कल यानी कि 24 जुलाई से हो रही है और 24 जुलाई से शुरू होकर यह परीक्षा कई चरणों में 31 जुलाई 2022 तक आयोजित की जाएगी। यह ऑनलाइन एग्जाम 3 शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा। एक शिफ्ट में करीब 175 बच्चों को परीक्षा देनी होगी। सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर को शासन के निर्देश पर 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। सुरक्षा मिलते ही ओपी राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ तलाक की बात पर आधिकारिक जोर देने लगे, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में उनके पाला बदलने की चर्चा भी तेज हो गई है। इन चर्चाओं को लेकर अब सुभाषपा प्रमुख का बयान भी आ गया है। सपा के साथ गठबंधन पर ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के साथ तलाक के पेपर तैयार हो चुके हैं, अब तो बस हस्ताक्षर होना बाकी है। मैं तो उनकी तरफ से तलाक और तलाक पेपर साइन होने का इंतजार कर रहा हूं। राज्य में हमारे ऊपर कई बार हमले हुए जिसको लेकर मैंने अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को कई बार पत्र लिखा था। इसके बाद अब मुझे 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई। इसके लिए मैं सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के समय सेनापति ऐसी कमरों के बाहर नहीं आते थे। ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव पर इशारों में हमला बोला। माना जा रहा है कि सुरक्षा मिलने के बाद अब ओपी राजभर के सुर बीजेपी के पक्ष में बदलने लगे। ऐसे में संभावना है कि कभी भी वो पाला बदल सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। सुभाषपा प्रमुख बार बार कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सपा गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव में सुभाषपा को 6 सीटों पर जीत मिली थी।
एनडीपीएस मामले में फंसे पूर्व अकाली मंत्री विक्रम मजीठिया की जमानत याचिका शुक्रवार को उस पर सुनवाई नहीं हो सकी। मजीठिया की याचिका पर पंजाब सरकार ने कहा कि सरकार की ओर से पैरवी के लिए दिल्ली से सीनियर एडवोकेट पेश होंगे। ऐसे में सवाल जो है सरकार को कुछ और मोहलत दी जाए। सरकार के आग्रह पर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई तक स्थगित कर दी है। ऐसे में मजीठिया को 29 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। शुक्रवार को मजीठिया की याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव एवं जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ के समक्ष पहुंची और इससे पहले मजीठिया की इस याचिका पर हाईकोर्ट की 2 बेंच सुनवाई से इनकार कर चुकी है। पहले जस्टिस ए.जी. मसीह ने खुद को इस केस से अलग करते हुए इसे अन्य बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया था। खास बात यह है कि जस्टिस मसीह पर आधारित की बेंच इस याचिका पर बहस पूरी कर चुकी थी और मजीठिया की जमानत पर अपना फैसला भी उन्होंने सुरक्षित रख चुकी थी। इसके बाद याचिका जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव एवं जस्टिस अनूप चितकारा की खंडपीठ में सुनवाई के लिए आई थी। 15 जुलाई को जस्टिस अनूप चितकारा ने खुद को इस केस से अलग कर लिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस के निर्देश पर इस याचिका पर जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव एवं जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई कार्रवाई। सपा में क्रॉस वोटिंग पर शिवपाल यादव बोले, मेरी चिट्ठी पर सच्चे समाजवादियों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। दिल्ली में बारिश ने दी गर्मी से राहत, रिमझिम फुहारों ने सुहाना किया मौसम। दिग्विजय सिंह ने लिखा सीएम शिवराज को पत्र, किसानों के साथ न्याय कराने की मांग। और योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया 3% का इजाफा, 1 जनवरी 2022 से होगा लागू। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भरतपुर के पसोपा गांव में संत विजय दास ने अवैध खनन के विरोध में को आग लगा ली थी। संत विजय दास का शुक्रवार की रात को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया है। उनके पार्थिव शरीर को शनिवार सुबह उनके परिजनों को सौंप दिया गया। जिले के डींग क्षेत्र में आदि बद्री धाम और कनकाचल में हो रहे अवैध खनन के विरोध में साधु संत आंदोलन कर रहे थे। 20 जुलाई को बड़ी संख्या में साधु संत विरोध करने के लिए जुटे और इसी दौरान आंदोलन स्थल पर संत विजय दास ने आत्महत्या कर लिया। पुलिस और अन्य लोगों ने उन्हें फौरन कंबल में लपेट दिया, लेकिन तब तक वह 80% जल चुके थे। उन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल, फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर के आदि बद्री धाम और कनकांचल पर्वत क्षेत्र में अवैध खनन के विरोध में पसोपा में साधु संतों के साथ अन्य ग्रामीण 551 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन संत के आत्मदाह के बाद खत्म हुआ। खनन के विरोध में 6 अप्रैल 2021 को साधु संतों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। 11 सितंबर 2021 को मान मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। गांधी ने प्रतिनिधिमंडल से अवैध खनन को लेकर सरकार की ओर से आवश्यक कदम उठाने की बात कही थी। संतों का कहना था कि उन्होंने 100 से भी ज्यादा अधिक सैकड़ों विधायक और मंत्रियों को 350 से ज्यादा ज्ञापन सौंपे, पर सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी उन्होंने जानकारी दी। सीएम गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। विद्यार्थी संगठनों की मांग को देखते हुए और विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए विभाग को निर्देश दिया गया है। सभी विद्यार्थी संगठन संबंधित कॉलेज और यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस की पालन करते हुए उत्साह से चुनाव में भाग ले। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुलाकात करने के बाद उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री खटीक ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सीएम योगी आदित्य जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और वह यह काम जारी रखेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। दिनेश खटीक ने मेरठ में आज मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ से कल मुलाकात की थी और मैंने उनके सामने सभी मुद्दों और विषयों को रखा था। सीएम ने जीरो टॉलरेंस पर काम किया है और उस पर काम करना जारी रखेंगे। यूपी की सियासत उस वक्त तेज हो गई थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम दिनेश खटीक के इस्तीफे की चिट्ठी बाहर आई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दलित होने की वजह से उनके विभाग में उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही है। दिनेश खटीक ने तबादले और नमामि गंगे परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनकी चिट्ठी बाहर आते ही यूपी की विपक्षी पार्टी सपा, बसपा और रालोद ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। तीनों ही पार्टियों ने राज्य सरकार को दलित विरोधी बताया था। उधर आलोचनाओं से घिरने के बाद सीएम योगी ने मंत्री दिनेश खटीक के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक की और उनके मुद्दे पर बातचीत हुई। उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया। खटीक ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि सीएम योगी जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से नाराज नजर आ रहे हैं और उन पर गाज गिर सकती है। इससे पहले तबादले में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को राजग के तय वोटों से ज्यादा मत मिले हैं और इसके आधार पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया है कि राजद नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के प्रति उनकी पार्टी में असंतोष है। 18 जुलाई को हुए चुनाव में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। जायसवाल ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर राजद नेता पर अपने समर्थकों, विशेष रूप से अपनी ही जाति के लोगों के साथ जागीरदार की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य विधानसभा में हमारी प्रभावी सदस्य संख्या 125 थी, क्योंकि हमारा एक विधायक मतदान नहीं कर सका, जबकि मुर्मू को 133 सदस्यों के वोट मिले। क्रॉस वोटिंग का यह पर्याप्त सबूत है। जायसवाल ने आगे कहा कि क्रॉस वोटिंग विपक्षी खेमे में उनके नेता के खिलाफ नाराजगी का कारण था। वह अपने सभी समर्थकों को अपना हलवा या चरवाहा मानते थे।
मई और जून में हुई चारधाम यात्रा में इस बार परिवहन निगम को अच्छा फायदा हुआ है। यात्रा सीजन के दौरान मात्र 1.25 महीने में उत्तराखंड परिवहन निगम ने तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए कमाए और इससे घाटे में चल रहे परिवहन निगम को अपनी देनदारी उतारने में फायदा मिला है, क्योंकि परिवहन निगम पर कर्मचारियों की सैलरी समेत अन्य देनदारी थी। निगम को इस कमाई से कर्मचारियों की सैलरी और अन्य देनदारी उतारने में मदद मिली है। परिवहन मंत्री चंद्रराम दास ने बताया है कि इस बार चारधाम यात्रा में अलग से तकरीबन 100 बसें लगाई गई थी, ताकि यात्रियों को आसानी से चारधाम यात्रा कराई जा सके। इन बसों के संचालन से चारधाम यात्रा में इस बार परिवहन निगम को 4.25 करोड़ रुपए का फायदा हुआ और इसने परिवहन निगम के कर्ज को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही कर्मचारियों की जून माह तक की सैलरी भी दे दी गई है। मंत्री ने बताया कि 2022 तक के पूर्व कर्मचारियों को जितने भी देयक निगम पर थे वे सब उतार दिए गए। परिवहन मंत्री ने बताया कि रोडवेज बस अड्डे और डिपो को आधुनिक बनाने का मसौदा भी तैयार किया गया है। जल्द ही इस दिशा में आगे काम किया जाएगा। चंदन राम दास ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में रोडवेज को एक मजबूत स्थिति में लाने का काम भी किया जाएगा। उनके लिए रोडवेज डिपो और स्टेशनों को आधुनिक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सौजन्य और पीपीपी मोड पर इन सभी स्टेशनों और डिपो को हाईटेक बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा।